जय हिंद। हिंदी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्या हिंदी में बउआ हम सभी अभी तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं गद्य खंड में। कौन सा खंड में? गद्य खंड में, जिसमें पहला पढ़े हम सभी श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सेकेंड चैप्टर हम पढ़े है ना, 20 के दांत, 20 के दांत। अच्छा, हमसे पूछा जाएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार का क्या है? निबंध। और उसके बाद है ना 20 के दांत एक प्रकार का क्या है? कहानी। एक प्रकार का क्या है? कहानी। 20 के दांत एक प्रकार का क्या है? कहानी। पहला लेसन में हम सभी सीखे, पहला लेसन है ना, यानी कि जातिवाद के बारे में पढ़े, है ना, कि आज का सबसे बड़ा जो समस्या है, आज जो डिवीजन का, आज के समय में जो फूट का सबसे बड़ा कारण क्या है? जाति प्रथा, है ना, कास्ट है। दूसरा लेसन में हम पढ़े 20 के दांत, है ना। दूसरा लेसन का मोटिवेट यही था, शीर्षक उपयुक्त सारांश यही था दूसरा लेसन का, कि एक अमीर आदमी है जो मिडिल क्लास फैमिली को देखना नहीं चाहता। ये उपयुक्त पूरा चैप्टर का ही सारांश निकला। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है बउआ भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे। तो हम सभी दो है ना, 2 स्तर में पढ़ रहे हैं। पहला परिचय और दूसरा बउआ जो लेसन है, लेसन। तो परिचय से भी, तो पहले हम परिचय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और जितना बार बोलेंगे उतना बार बोलिएगा, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। परिचय देखिए। भारत से हम क्या सीखे के जो लेखक हैं, वह लेखक कौन है? मैक्स मूलर। ऐसा लग रहा है कि भारतीय नाम है? लग रहा है भारत के? नहीं। मैक्स मूलर लग रहे हैं भारत के? ऐसा नाम आता है? वह मैक्स मूलर भारत के नहीं है। लेकिन ये भारत से बहुत चीज सीखे। कौन? भारत के नागरिक, भारत की नागरिक नहीं होने के कारण भी मैक्स मूलर भारत से बहुत चीज सीखे। भारत से बहुत चीज क्या किए? कौन? मैक्स मूलर। यहाँ भारत के संदर्भ में लिखते हैं कि यहाँ पर कौन सा घूमने के लिए आए थे। मैक्स मूलर भारत परिभ्रमण के लिए आए थे, और इसी दरमियान वह भारत की प्राकृतिक छटाओं से, वातावरण से, नेचर से, या बहुत सारे घटनाओं की कौन सा घटना भी यहाँ पर कि क्या किया, कौन कैसे किया, तो ये लिखते हैं। कौन लिखते हैं? मैक्स मूलर। तो ये बउआ भारत के नहीं है, ये यात्री थे। यात्री के दरमियान ये भारत के बारे में क्या किए हैं? लिखे हैं। क्या किए हैं? कि हमें कौन कौन सा चीज अच्छा लगा यहाँ पर भारत में, यहाँ पर कौन भारत को बर्बाद किया, तो सब कुछ लिखते हैं। कौन? मैक्स मूलर। तो पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। पहले इनका क्या पढ़ते हैं? परिचय। मैक्स मूलर विख्यात विद्वान फ्रेडरिक विलियम का जन्म, फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। चलो यानी बउआ एक बउआ इनका जो पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। पूरा नाम क्या है? या वो बस ऐसी भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स नहीं, फ्रेडरिक छोड़ दीजिए। मैक्स मूलर कौन है बउआ? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ आधुनिक जर्मनी के, आधुनिक हाँ, इनका जो जन्म हुआ आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। कौन सा नगर में? डेसाउ नगर में। कौन सा नगर में? डेसाउ नगर में। डेसाउ नगर में। चलिए
भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। जितना बार बोलेंगे उतना बार बोलिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं। हाँ, आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। जन्म कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। तो कईवीं शताब्दी? कईवीं शताब्दी? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की उत्तरार्ध? पूर्वार्ध। तब वह जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। और जबकि डॉक्टर अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था? कब? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। लेकिन इनका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। चलो, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे तब इनके पिता विल्हेल्म मूलर जी का क्या हो? विल्हेल्म मूलर नहीं रहे, मतलब मृत्यु हो गया। क्या हो गया? चलो, तब हुआ है ना, जब ये कितने वर्ष के थे? 4 वर्ष के थे। तो इनके पिताजी का क्या हो गया? हाँ, तो वह इनके पिताजी का पहले नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। वह पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म 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 मूलर। विल्हेल्म मूलर। चलो, तो बउआ मैक्स मूलर जी के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म विल्हेल्म। जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के थे, कितना वर्ष के थे? और इनके पिताजी का निधन हो गया। क्या हो गया? हाँ, पिताजी का क्या हो गया? निधन। तो परीक्षा में पूछेगा मैक्स मूलर के पिताजी का मृत्यु कितने, ऐसे पूछेगा कि मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता का निधन हो गया? 4 वर्ष। कितना वर्ष के? 4 वर्ष के। भारत से हम क्या सीखे के लेखक? मैक्स मूलर। ऐसे एकदम टन टन रहिए। भारत से हम क्या सीखे के लेखक? मैक्स मूलर। मैं भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? मैक्स मूलर। इनका जन्म कब हुआ? आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में। आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर। जर्मनी कौन सा महादेश में? अनिक बउआ यूरोपीय लोग ही, यूरोपीय देश के कौन सा लोग हैं? भारतीय है ये नहीं। चलो बउआ, इनका जन्म कब हुआ? 6 दिसंबर 1823। पिताजी का नाम क्या है? विल्हेल्म मूलर। विल्हेल्म मूलर। पिताजी के मृत्यु के बाद, आगे देखिए, पिताजी के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गया, खराब हो गया। अब जैसे बोल रहे हैं दयनीय, इस सब तो इस सब समझाने की जरूरत है। हिस्ट्री में कई एक बार आया है ना, सब समझाने की जरूरत नहीं है। दयनीय हो गया। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई, पढ़ाई जारी रखे। बचपन में भी संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। चलिए परीक्षा में पूछेगा, बचपन में ही मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बउआ निपुण हो गए थे? बउआ कौन सी भाषा में? ग्रीक और लैटिन। ग्रीक और लैटिन भाषा। ग्रीक और लैटिन भाषा। ग्रीक और परीक्षा में पूछेगा मैक्स मूलर बचपन में किस भाषा में निपुण हो गए थे? ग्रीक और लैटिन भाषा। वो तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे थे। 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया। तो बताइए वो 18 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 18 वर्ष की अवस्था में वह कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। वह कौन सा विश्वविद्यालय में? कौन सा विश्वविद्यालय में? बोलिए। हाँ, तो जो कमजोर बच्चा बउआ हिंदी और संस्कृत में ही मेंटेन करेगा, जिनको लग रहा है कि मैथ में हमको काम नहीं चलेगा, पासिंग मार्क ले आएंगे, तो मेंटेन किससे करेंगे? हिंदी और संस्कृत से। समझ गया ना? इसलिए कमजोर लगी हिंदी और संस्कृत पर ज्यादा ध्यान देना है।
तो 18 वर्ष की अवस्था में वह कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कौन सा विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कौन सा विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। अब कौन सा विषय अध्ययन किए थे? वह संस्कृत का विषय। कौन सा विषय बउआ? संस्कृत का विषय। कौन सा विषय? सबसे प्राचीनतम भाषा क्या है? संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? संस्कृत को। किन्हें कहा जाता है? संस्कृत को। आगे देखिए, उन्होंने हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रकाशित करवाया। अब देखिए, हितोपदेश ग्रंथ है बाबा, जो भारतीय ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? भारतीय ग्रंथ। लेकिन वो भारतीय लोगों से मतलब इतना ये विमुक्त हुए, मतलब कि मतलब इन्हें प्रभावित किया कि वो हितोपदेश जो भारतीय ग्रंथ है उसे यूनानी भाषा में, जर्मन भाषा में, कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में परिभाषित करवाए और अपना वहां पर मतलब कहा इनका जन्म हुआ? यूनान में। कहा? जर्मनी में ना, जर्मनी में। यहाँ भारतीय बुक को जर्मनी में यहाँ पर मतलब कि छपाए हिंद जर्मनी भाषा में, तो जर्मनी वाला लोग पढ़ेगा कि नहीं? हाँ, तो वो ये हितोपदेश, हितोपदेश कौन सा प्रदेश हुआ? हाँ, हितोपदेश को, हितोपदेश ग्रंथ को कौन सी भाषा में अनुवाद किया हुआ? हाँ, जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? पूछा कि वो मैक्स मूलर हितोपदेश को किस भाषा में अनुवाद किया? आगे इसी समय उन्होंने कठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मन भाषा में भी अनुवाद किया। कठ और केन, कठियार ये ग्रंथ हुआ। कठ और केन, कठियार, कठ और केन को कौन भाषा में अनुवाद किया हुआ? हाँ, कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। हमारे मैक्स मूलर महोदय जी भारतीय नहीं है, भारतीय नहीं, जर्मनी के हैं। कहाँ के हैं? देखिए, सब भारतीय बुक को, संस्कृत वाला बुक को जर्मनी में भाषांतरित कर रहे हैं, जर्मन भाषा में भाषांतरित कर रहे हैं पढ़ने के लिए। चलो, तो कठियार केन, कठियार केन ये क्या था? उपनिषद था। क्या था बुआ? हाँ, कठ और केन क्या है? उपनिषद। तो कठ और केन उपनिषद को कौन भाषा में अनुवादित किए? जर्मनी भाषा में। उसके बाद मेघदूत का जर्मन भाषा में, मेघदूत ये भी ग्रंथ है। तो मेघदूत, 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 मेघ, तो मेघदूत को भी कौन सी भाषा में भाषांतरित किए? जर्मन भाषा में। कौन सा भाषा में? कौन सी भाषा में? मेघदूत कालिदास का लिखा हुआ है और ये बुआ ये भी जर्मन भाषा में अनुवाद किए। कौन सी भाषा में? समझ गए ऊपर वाला? एक बार फिर से बोलिए, एक पैराग्राफ खत्म हो गया। चलो, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? इसका बुआ है ना, लास्ट में फायदा दिखेगा जब बनवाएंगे। बस खाली परिचय है, बाकी कहानी तुरंत उड़िया देंगे, आधा घंटा में खत्म। मेन है परिचय में। चलो, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है? हम क्या सीखे के लेखक कौन है? का जन्म कहाँ हुआ? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी के डेकाउ में, आधुनिक जर्मनी के डेकाउ में। का जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? 2 दिसंबर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। मैक्स मूलर के कितनी वर्ष की अवस्था में उनके पिताजी का निधन हो गया? 4 वर्ष की अवस्था में। कितनी वर्ष की अवस्था में? 4 वर्ष की अवस्था। मैक्स मूलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिताजी का मृत्यु हो गया? बचपन में किस भाषा में बउआ कविता लिखना स्टार्ट कर दिए थे? ग्रीक और लैटिन भाषा में। ग्रीक और लैटिन भाषा, यूनान और जर्मनी ये सभी चलता भाषा। चलिए, वो 18 वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। मैक्स मूलर 18 वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कौन सा विषय का अध्ययन किए थे वो? हितोपदेश का कौन सा भाषा में अनुवादित किया गया? कठ और केन क्या है? उपनिषद। कठ और केन क्या है? उपनिषद। कठ और केन को भी कौन सी भाषा में अनुवादित किया?
मेघदूत के लेखक कालिदास है, ऐसे कालिदास है। मेघदूत के लेखक कौन है बउआ? इसको भी कौन सी भाषा में अनुवादित किए? कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा। सेकंड पैराग्राफ। मैक्स मुलर उन थोड़े से पश्चात विद्वानों में अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने वैदिक तत्वज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर जी को वेदांतियों का वेदांती कहा, यानी वेदों के प्रख्यात, यानी कि वेदों के बारे में उनको समझ है। भारतीय नहीं होते हुए ये क्या है, मतलब पढ़े हैं। तब विवेकानंद है, मैक्स मुलर को क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती। वेदांतियों का, तो बताओ वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? समझ, वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? 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 अच्छा, किसने कहा बउआ? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। आगे देखो उनका अच्छा किस लिए कहा? क्योंकि बुआ ये देखो कठ और केन को भी अनुवादित कर रहे हैं, मतलब रुचि है तब ना कर रहे हैं। अब हितोपदेश को भी कर रहे हैं, तो इन सभी के कारण बुआ स्वामी विवेकानंद ने इसे क्या कहा? वेदांतियों का वेदांत। वेदांतियों का आगे उनका भारत के प्रति अनुराग जग जाहिर है। हाँ, भारत के प्रति उनका वह नतमस्तक है, सर झुकाए हुए। कौन? मैक्स मुलर। आगे उन्होंने भारतवासियों के पूर्वजों की चिंतन राशि को यथार्थ रूप में लोगों के सामने प्रकट किया है। उनके प्रकांड पांडित्य से प्रभावित होकर सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1868 में उन्हें बुआ ओसबर्न प्रसाद में ऋग्वेद तथा संस्कृत के साथ यूरोपियन भाषाओं की तुलना आदि विषयों का व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया था। उस भाषण को सुनकर महारानी विक्टोरिया इतने प्रभावित हुए कि उन्हें नाइट की उपाधि प्रदान कर दी। अब देखो नाइट वाला दो आ गया, कितना? पहले नाइट की उपाधि अंग्रेजों ने किनको दिया? रविंद्रनाथ टैगोर को। लेकिन किस घटना के बाद हुआ त्याग दिए? जलियांवाला हत्याकांड बहुत खराब नरसंहार हुआ, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी कौन सा उपाधि? कैसर हिंद की उपाधि, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि क्या कर दिए? त्याग दिए। अब देखो ये भी है ना, उन्हें वेदों की अच्छा नॉलेज होने कारण मैक्स मुलर को महारानी विक्टोरिया इन्हें कौन सा उपाधि दिए बउआ? यही उपाधि, यही विक्टोरिया जो उस समय था ईस्ट इंडिया कंपनी के समय। हाँ यही, तो वह कौन सा उपाधि दिए हुआ? नाइट की उपाधि। अब चलो नाइट वाला कितना क्वेश्चन आ गया? 2। हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो किन्हें कहा या नहीं? हाँ रविन्द्रनाथ। लेकिन हिंदी में मैक्स मुलर को किसने दिया था बुआ? महारानी विक्टोरिया ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को किसने दिया? अंग्रेजों ने। ये भी अंग्रेजे हैं, लेकिन नाम अगर स्पेशल पूछ, यहाँ पर स्पेशल आया था, वहां पर स्पेशल आया था, यहाँ पर महारानी विक्टोरिया। आगे देखिए चलो, उपाधि प्रदान की थी, किंतु उन्हें यह पदवी अत्यंत तुच्छ लगा। तुच्छ मतलब छोटा, मतलब कि कोई उसके सामने मान नहीं है, बेकार है, क्या है, इसे तुच्छ लगा, वह तुच्छ लगा है ना। लेकिन परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा, तुच्छ लग गया और उन्होंने यह अस्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, भारत भक्त, संस्कृतानुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी का क्या हो गया? वो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी का क्या हो गया बुआ? निधन। तब देखिए बुआ इनका निधन कब हो गया? 1900 ईस्वी, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में।
बताइए है ना, मैक्स मुलर जी का क्या हो गया बउआ, निधन। आगे समझिए, पैराग्राफ चेंज हो गया, खत्म हो गया दूसरा स्लॉट। फिर से एक बार चलो, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, भारत से हम क्या सीखे के लेखक कौन है, उनका जन्म कहाँ हुआ, आधुनिक जर्मनी के डेकाउ नगर में। मैक्स मुलर जी का जन्म कहाँ हुआ, आधुनिक जर्मनी के डेकाउ नगर में। जन्म कब हुआ, 1 दिसंबर 1806 ईस्वी में। जन्म कब हुआ, 1 दिसंबर 1806 ईस्वी में। पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर, पिताजी का नाम विल्हेल्म मूलर। मैक्स मुलर कितने वर्ष की अवस्था में थे जब इनके पिताजी का निधन हो गया, मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे जब इनके पिताजी का निधन हो गया। बचपन में ही किस भाषा में निपुण हो गए थे, ग्रीक और लैटिन भाषा में। मैक्स मुलर बचपन में ही किस भाषा में निपुण हो गए थे, लैटिन भाषा में। मैक्स मुलर 18 वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, मैक्स मुलर 18 वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, या आपको पूछा जाएगा लिपजिंग विश्वविद्यालय में कितने वर्ष की अवस्था में पढ़े थे। ऐसे पूछो, आई एम रेडी। कौन सा विषय का, संस्कृत विषय का। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाषा में अनुवादित किया गया, उत्तर प्रदेश को कौन सी भाषा में अनुवादित किया गया। कठ और केन क्या है, कठ और केन क्या है, कठ और केन को कौन सा भाषा में अनुवादित किया गया। मेघदूत के लेखक कौन है, मेघदूत के लेखक कौन है, कौन सा भाषा में अनुवादित किए। वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा जाता है, वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा जाता है, वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कौन सा उपाधि दिया, महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कौन सा उपाधि दिया। नाइट की उपाधि में क्या लगा, तुच्छ लगा, क्या लगा, तुच्छ। और इन्हें क्या कर दिया, अस्वीकार, क्या कर दिया वो, किस लिखाएगा, अस्वीकार, क्या कर दिया वो, अस्वीकार। चलो चलिए, इनका निधन कब हो गया, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। चलो थर्ड पैराग्राफ समझते हैं बुआ। अब देखो, एक थर्ड पैराग्राफ आपसे चैप्टर से रिलेटेड है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। देखो, प्रस्तुत आलेख, यानी जो पाठ दिया गया है, प्रस्तुत मतलब यह, प्रस्तुत मतलब यह मतलब भारत से हम क्या सीखे, आपका लेसन। प्रस्तुत आलेख वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषाओं की श्रृंखला की एक कड़ी है। चलो, यानी कि जो लिखा गया है भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, यानी भारत से हम क्या सीखे, किसके लिए लिखा गया है, तो युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए लिखा गया है, आगमन हुआ था भारत में, उनके लिए लिखा गया है। तो बताइए बउआ, है ना, भारत से हम क्या सीखे, किसके लिए लिखा गया है, अरे युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किसके लिए, युवा अंग्रेज। एकदम खाना खा के आइए, वो खाना झड़ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, वह सब हम पचा देंगे यहाँ पर। समझ गए ना, ऐसे नहीं बचता होगा ना, जिनको बचता है तो वह खाना खा के ही आइए। आज जब जिनके घर में टुनटुनमन है तो वह खत्म खाना बचता है, ज्यादा घर में टुनटुनमन है तो खाना बचता नहीं है। टुनटुनमन में समझ गए नहीं ना, 1.5 टन मन है, वो घर में खाना नहीं बचता है। नहीं बचता है, वो एक के गुण में पार कर देता है। पता चल तो पूछी ना अनुआ से, हमें उदाहरण इतनी है जी, समझ गया ना। हाँ, अमनवा देखा, अमनवा उदाहरण इतनी है जी,
मन में बचता है खाना, हमरा ही बचता है लेकिन खराब हो जाता है। और 2 दिन से बताओ 10-10 रोटी फेंकाता है, पूरा बताइए ना, बंद कर दी सब पचौनी हो जाए। जरा हवा नहीं प्रवेश करता, चल जाते हैं, फिर हमको टाइम नहीं मिलता खोलने के लिए। सुबह पकाए ओरे में रख दिए, हवा हवा एक को नहीं प्रवेश कर रहा, एकदम सब एकदम। देखो ना अभी रखा कम से कम 10 रोटी होता होगा, सब खराब, जिसको नहीं खा सकते हैं। तेल लगाकर तुम परसेंटे खराब हुआ, मतलब पचौनी होले नहीं खा सकते हैं, खराब हो गया, गल गया एकदम, क्योंकि उसमें हवा। अरे कपड़ा रखे चाहे कुछ रखो, उला बंद करे वाला वो नहीं आता है वो। हाँ हाँ वैसे हो गया। काहे बंद कर रखते हैं, क्योंकि मतलब पढ़े चल जाते हैं। हाँ बिलाई उलाई नहीं, पापा कहाँ रहते हैं, चूहा। अच्छा ऐसा बात की नहीं, देखो चलो चलो ठीक है। तो बताइए किसके लिए लिखा गया था? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। तो शाम के वक्त में खाना खा करके ही आइए, है ना। चलो चलो, तो युवा अंग्रेज अधिकारी, बताओ है ज्यादा हो रहा है। तो भारत से हम क्या सीखे, किसके आगमन पर लिखा गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला, प्रथम भाषण का यह अविकल रूप में संक्षिप्त एवं संवादित अंश से समझने की कोशिश करो। जाल बनाने की कोशिश करो, जाल जाल क्या बनाने की कोशिश करिए, वो जाल है ना, बंसी वाला में नहीं, पोठिया के फेरा में नहीं रहना है ना, बंस अथिला के फेरा में, जाल वाला के फेरा में रहिए। एक जाल मारेंगे बउआ, पोठिया इचना गड़ाई सब मछली फंस जाएगा। अब वह दिन भर बंसी रख फंसेगा चाहे नहीं फंसेगा, एकदम डीप से समझना है कि एक के मरते माज हो जाए। कैसू बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछे। हाँ चलो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखो, जहां जहां पढ़ रहे हैं वर्ड। प्रथम भाषण का यह अवकील रूप से संक्षिप्त एवं संपादित यंत्र से, जिसका भाषांतरण डॉक्टर भावनी शंकर द्विवेदी ने किया है। भाषण में मैक्स मुलर ने भारत की प्राचीनतम और विलक्षणता का प्रतिपादन करते हैं। यानी मैक्स मुलर प्रथम स्टेज में यह भारत के प्राचीन घटनाओं को लिखते हैं, भारत के हम पढ़ेंगे प्राचीन घटनाओं की आगे। हाँ, नवागंतुक अधिकारियों को यह बताया कि विश्व की सभ्यता भारत की से बहुत कुछ सिखाती है और ग्रहण करती है आई है। आने की बउआ यहाँ पर मैक्स में प्रथम स्टेज में लिखते हैं कि भारत से सभी लोगों को सीखना चाहिए। क्या करना चाहिए? हाँ, उनके लिए भी यह एक सौभाग्यपूर्ण अवसर है कि इस विलक्षण देश और उसकी सभ्यता संस्कृति से बहुत कुछ सीख जान सकते हैं। यह भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बल्कि स्वदेशाभिमान और विलोपन की दौर में इस भाषण की विशेष सार्थकता है कि नई पीढ़ी यानी 21वीं शताब्दी के पीढ़ी के लिए, जो हम सभी पढ़ रहे हैं 21वीं शताब्दी के, उनके लिए परोसे हैं। कौन? मैक्स मुलर। देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधन, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्ता एवं परमाणु ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेंगे। चलो यहाँ पर देखिए, समझो, यहाँ पर मैक्स मुलर भारतीय नहीं है, वह इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। कहाँ हुआ? जर्मनी में हुआ है। ये घूमने के लिए आए थे भारत, लेकिन भारत को देखकर यह मोहित हो चुके हैं, एकदम लौकित हो चुके हैं। बउआ यह है ना, इनके लिए मोटिवेशन का काम किया भारत, और यहाँ की प्राकृतिक छटाओं से, यहाँ के पुस्तकों से, यहाँ के ग्रंथों से, है ना, इन्हें बउआ है ना आकर्षित किया, और कई किताबों को यह जर्मनी भाषा में भी क्या किए थे? अनुवादित भी किए हैं। चलो ये इनका परिचय हो गया, या आपका परिचय क्या हो गया? दैन परिचय क्या होगा? सिर्फ खत्म परिचय। अब एक बार और क्या करेंगे,
यहाँ पढ़ना मतलब खाली हुआ हुआ फिर हम नहीं रहना है। एक बार पढ़े बउआ आद हो गया, एक बार पढ़े चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, नहीं खाली हिस्ट्री में ऐसे किए नहीं, जितना सब्जेक्ट है सभी में, मैथ की बात हो चाहे संस्कृत की बात हो चाहे हिंदी की बात हो, ऐसी नहीं, ऐसी फेमस नहीं होली बुआ नेशनल हाई स्कूल में। चालीस बुआ 40 गो में सिर्फ हम फेमस होने, और क्या। आज देखो एगो भेजे होंगे ग्रुप पर, एगो महिला बटालियन 9th वाला लिख के दे सर ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर। नहीं बउआ नहीं पढ़ाते, कईया वो पूछा है ऑनलाइन पढ़ाते हैं सर। नहीं बउआ नहीं, कहाँ पढ़ाते हैं, आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, इतना दूर से कैसे आएंगे। अब कितना इंस्टाग्राम आईडी ही मांग रहा था, नहीं तो पहले ही, लेकिन आज बोला है ना, एगो शायरी भी मतलब ऐसी पूरा मैथ पढ़ा रहे तो उस समय तब भेजे हैं ग्रुप पर ना, एगो लड़की लिखी है ग्रुप पर भेजे हैं, देखा लो है तो वह सब लिखा था। चलो देखो, चलिए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, मैथ पढ़ा रहे थे उसमें। चलो नहीं देखो, एक बार फिर परिचय पढ़ते हैं, समझो। तो हमको पढ़ाना कोई भी चैप्टर हो, जब तक पूरा समझ में नहीं आ रहा है, जब तक संतोष नहीं होता है। गरीब से गरीब बच्चा, गरीब मतलब तुम आर्थिक इकोनॉमिकल कंडीशन गरीब नहीं, मैथ में कमजोर हो, हिंदी पढ़ा रहे हिंदी में कमजोर है, ये सभी में गरीब, ये गरीब ला इकोनॉमिकल कंडीशन ला गरीब ना है, पढ़े में गरीब, समझ गया ना। हाँ चलो, तो भारत से हम क्या सीखे, अच्छा यह एक प्रकार का वो भाषण है, यह एक प्रकार का क्या है, भाषण। भाषण है कि निबंध है, भाषण में है, यह एक प्रकार का क्या भाषण में दे रहे हैं, आया है कहा, टारगेट में दिया हुआ है, टारगेट में दिया हुआ। चलो तो भारत से हम क्या से एक प्रकार का क्या है, भाषण, क्या एक प्रकार का भाषण है, क्या है, एक बार फिर से बोलेंगे, चलो बोलो, बताओ भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है, 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 मैक्स मुलर जी का जन्म कब कहाँ, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ, आधुनिक जर्मनी के डेसाउ में। जन्म कब हुआ, 1 दिसंबर 1833, जन्म कब हुआ, 1 दिसंबर 1833। पिताजी का नाम विल्हेल्म मुलर, पिताजी का नाम, पिताजी का नाम, कितने वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया, कितने वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो गया। मैक्स मुलर बचपन में किस भाषा में निपुण हो गए थे, बचपन में ही किस भाषा में निपुण हो गए थे, 18 वर्ष की अवस्था में कौन सा विश्वविद्यालय में पढ़े थे, 18 वर्ष की अवस्था में कौन सी विश्वविद्यालय में पढ़े थे, कौन सा विषय का, संस्कृत विषय का, कौन सा विषय का, संस्कृत विषय का। यही तो प्रदेश का कौन सा भाषा में अनुवादित किए, तो प्रदेश का कौन सा भाषा में अनुवादित किए, तो प्रदेश का कौन सी भाषा में अनुवादित किए। कठ और किन क्या है भैया, उपनिषद, कठ और किन क्या है, उपनिषद। कौन सी भाषा में अनुवादित किए, जर्मन भाषा, कौन सी भाषा में, कौन सी भाषा में, हाँ है, कौन सी भाषा में, ऐसा है, ऐसो हम रोज दिना पी रहे हैं, ऐसो हम रोज दिन अथी पीते हैं, पीवे करते हैं, अथीला रोज दिना पी रहे हैं, जहिया से हम रहे अथी हम गए ना ट्रेनिंग में, जहिया से रोज दिना चल रहा है, 30 रुपया ले 1 गिलास गन्ना वाला,
रोज दिना नागिन हो रहा है। अच्छा रहे दो ना, लग रहा है शुगर लेवल हाई होगा अब हमको। चलो वो चलो, मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। अब रहने दो, अब नहीं बताओ। मेघदूत तू सब नहराता है। मेघदूत के लेखक कौन है बउआ? कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। मेघदूत को कौन सा भाषा में अनुवादित किया गया? जर्मन भाषा में। कौन सी भाषा में? जर्मन भाषा में। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा जाता है? वेदांतियों का वेदांती किससे कहा जाता है? मैक्स मुलर को। वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा है? वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुलर को किसने कहा है? तो महारानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को कौन सा उपाधि दिया? उनका निधन कब हो गया? 28 अक्टूबर 1921। भारत से हम क्या सीखे? किसके आगमन पर लिखा गया है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है ना? युवा अंग्रेज अधिकारियों समझ गया? आपका परिचय क्या हो गया? अब आ जाइए बुआ लेसन में, निकालो इधर। आ जाइए। जो लगे कि वर्ड में दिक्कत होता है पूछना है, वर्ड है ना, वर्ड पूछना है ना। हमको लगेगा समझाने आ रहा है तो समझा सकते, तो छोड़ देंगे। ध्यान से देखना है, बुक देखो सब, जब समझाएंगे तब ऊपर देखिएगा। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो वह देश भारत है। वह देश कौन है? सर्वविध, सभी जगह से, संपदा मतलब प्राकृतिक छटाएं से, दृश्य से, प्राकृतिक वातावरण से, क्लाइमेट से, जलवायु से, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण। अगर मुझे कोई कहे किसी एक देश का नाम लेना, बोल रहे मैक्स मुलर, तो कौन है वह देश? तो परीक्षा में आएगा सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? सर्वविध संपदा, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण, से परिपूर्ण देश कौन सा है? देश कौन सा है? देश कौन सा है? देश कौन सा है? कौन सा देश है बउआ? सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत। आगे समझिए। यदि आप मुझे भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहे तो मैं बताऊंगा वह देश कौन है? भारत। मैक्स मुलर बता रहे हैं, भारत जहां भूतल यानी जमीन पर ही स्वर्ग की छटाएं दिखलाई पड़ता है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार अगर किस देश में किया गया, तो और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनके कई ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए वे मनन के योग्य है, तो मैं यह भी भारत का नाम लूंगा। यह कौन लूंगा बउआ? प्लेटो और कांट। प्लेटो और कांट भारतीय लोग नहीं है, तो प्लेटो और कांट महादार्शनिक है, फिलोसफर है। प्लेटो और कांट, प्लेटो और क्या बउआ? महान दार्शनिक, फिलोसफर बउआ। क्या ये क्या है? महान दार्शनिक समझता है, फिलोसफर क्या समझता है? तो लेख लिखते थे, लेख, बड़ा बड़ा लेख लिखते, साहित्य लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे, समझ गया ना? तो ये सभी भी अगर किसी देश से प्रभावित है तो वह भारत देश है। कौन सा देश है? आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से अगर कोई परिपूर्ण देश है तो वह देश कौन है? इस देश से प्लेटो और कांट ही महान दार्शनिक भी भारत देश से क्या है? प्रभावित है। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में सदा आह्वान करते रहने हमें यूरोपियन को एक ऐसे कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतःकरण परिपूर्ण, अधिक सर्वांगीण, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णता मानवीय बन जाए, और यह जीवन ही क्यों अलग जन्म तथा
शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर से भारत लूंगा। अगर मुझे कहे कि कौन सा ऐसा देश के बारे में पढ़ें, कौन सा ऐसा देश के बारे में जाने जिससे मेरी सारी विलासता भावनाएं टूट जाए, और तो वह देश कौन होगा? भारत होगा। कौन सा होगा देश? भारत। दूसरा गाना याद कर रहे हैं तो गर्मी नहीं, एसी में बैठे तब पर भी इसको गर्मी लग रहा है। और इधर एसी में बुआ, इधर से इधर बुआ, इधर नॉन एसी है। तो इधर हम बुआ नॉन एसी तरफ आल है ना, अब एसी में है। तो बुआ यहाँ पर दोनों तरह की सुविधा, आप किसको लाभ उठा रहे हैं बताइए? पहला बार तो बुआ, चलिए समझ गए ना बुआ? क्या समझ गए कि प्लेटो और कांट जैसे महान फिलोसफर होते हुए वो भारत देश से क्या होने प्रभावित हुए। आगे देखो पैराग्राफ चेंज। जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता देखते होंगे। बड़ा बड़ा शहर जो घूमने के लिए आते हैं, ट्रेवल करने आते हैं विदेशी लोग, बड़ा बड़ा शहर घूमेंगे। लेकिन मैक्स मूलर जो है बड़ा बड़ा शहर में, वो गांव देखिए, गांव वहां पर प्राकृतिक छटाएं दिखलाई पड़ेगा, बड़ा बड़ा मार्केट में, बड़ा बड़ा शहर में नहीं। यहाँ पर देखो स्वयं कह रहे मैक्स मूलर कि जो लोग आजकल के भारत में घूम कर आए हैं उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता या तो घूमने के लिए देखे होंगे, बंबई, मद्रास या दूसरे शहरों की ही याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर रहा है। कहाँ रहा है? हाँ, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांव में। गांव में कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? जहां पर आपको प्राकृतिक छटाएं मिल जाएगा, किसान लोग मिल जाएंगे, आम नागरिक मिल जाएगा, पेड़ पौधा सभी तरह की वनस्पतियां, पशु पक्षी सभी मिल जाएगा। कहाँ? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? अंतर आ जाएगा वो गांवों में। कहाँ होता है? गांव में। चलिए तो बुक से बताइए, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? प्लेटो और कांट से क्या महान भारत के दर्शन कहाँ हो सकते? अगला 2-3 हजार वर्ष पुराना ही क्यों, आज का भारत भी ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान 19वीं सदी में हम यूरोपियन लोगों के लिए उतना ही वांछनीय है। केवल हमारे पास उस भारत को पहचान सकने वाले दृष्टि की आवश्यकता है। हम दृष्टि को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं, अच्छे दृष्टि हमें लाना पड़ेगा। यहाँ अंग्रेजों के लिए बता रहे हैं, कौन? मैक्स मूलर बता रहे हैं, या भारतीय लोगों के लिए भी कह रहे हैं। और आप चेंज आगे देखिए, यदि आप अभिरुचि इंटरेस्ट की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में रखते हैं, आप चाहते हैं कि हम भी घूमने के लिए जाएं, हम जानने के लिए कुछ जाएं, कुछ अध्ययन करने के लिए जाएं, स्टडी करने के लिए कुछ सीखना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं। कौन बताते हैं? क्या चाहते हैं? सुनो किताबा देखो, किताबा है ना, आप आंसर राइटिंग करवाएंगे तब ना सीखेगा कि हाँ ऐसे अभिरुचि कैसे किस प्रकार लिखा हुआ था, मैक्स मूलर किस प्रकार लिखा हुआ था। तो लिखाएंगे तो तुम इधर उधर करेगा। इसलिए बुक देखो, इसलिए ना कहते हैं बुक देखो। वो अभी ढेर चैप्टर है, जिसके पास नहीं है 50 रुपया हम देता है, मंगवा लेना है। समझ गया ना? जाओ। हाँ बड़ी नहीं है, लास्ट में आएगा मार्च अप्रैल में रिजल्ट, तब 50 रुपया चलता है। 1000 भी देगा तो कहेगा 299 नंबर है, 1000 भी कहेगा तो तुरंत दे देगा, 1 नंबर बढ़ाने के लिए। अरे 50 रुपया तो सबसे बर्बाद नहीं हो रहा है, क्या पढ़ेगा? हाँ जी, है सही की गलती? क्या
यदि आप अभिरुचि की पैठ रखते हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं, अध्ययन करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूं। कौन बताते हैं? यदि आप अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत से पर्याप्त और कोई देश नहीं दिखेगा। भारत देश में आपको सभी तरह का अध्ययन स्टडी जानने के लिए सभी कुछ बहुआ विस्तार होल है भारत में। कहा? हाँ, यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ले ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के श्रेष्ठतम विचारक सोच विचार क्या करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निवासन समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप भू विज्ञान के बारे में सीखना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बारे में जानना चाहते हैं, हिमालय के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, श्रीलंका तथा विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब आप भू विज्ञान में अभिरुचि रखते हैं तो आपको वह भारत ऐसा देश कहूं और मिल ही नहीं सकता है। स्टडी करना चाहते हैं तब भू विज्ञान, भू मतलब पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत जैसा यहाँ पर सभी तरह की प्राकृतिक छटा है, सभी तरह का पशु पक्षी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। कहाँ? भारत में। आगे देखो, यदि आप वनस्पति जगत में इंटरेस्ट रखते हैं, वनस्पति जगत में बोटनी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यहाँ पर छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा यूकेलिप्टस तक आपको पेड़ मिल जाएगा। कहाँ? भारत में। भारत की ऐसी फुलवारी है जो हकर्स जैसे, हकर्स लेखक है, हकर्स क्या थे? हकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों ने अन्यास ही अपने ओर आकृष्ट किया है। चलिए, तो हकर्स क्या थे बउआ? कैसे वैज्ञानिक थे? नहीं, वनस्पति वैज्ञानिक। कैसे वैज्ञानिक है? चलो, तो बोटनी के साइंटिस्ट है। चलो, हकर्स परीक्षा में आपसे पूछा गया कई एक बार, हकर्स क्या है बउआ? वनस्पति वैज्ञानिक। वनस्पति वैज्ञानिक ये हकर्स भी है जो है ना, भारतीय की क्लाइमेट से, यहाँ की जलवायु से, यहाँ की वनस्पति से, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य से वह इनको भी अभिभूत हो ले। कौन? हकर्स। हकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। जबकि प्लेटो और कांट क्या है? महान दार्शनिक, ये फिलोसफर है, साइंटिस्ट है। हकर्स क्या है? साइंटिस्ट है। अब वह ये लेखक है। ये क्या है? लेखक। लेखक साइंटिस्ट में अंतर नहीं। तो परीक्षा में आपसे पूछेगा प्लेटो और कांट क्या थे बुआ? महान दार्शनिक। जबकि हकर्स क्या है? वनस्पति वैज्ञानिक। चलो, अब आगे देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ खत्म। अगला जाइए। यदि आप रुचि रखते हैं जूलॉजी में, जीव विज्ञान में, तब वो अध्ययन करना चाहते हैं, आपका ध्यान ही हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतरों और छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट के मोती भी बीन रहे हैं। भारत का यह निवास काल उनके जीवन का सबसे सुनहले सपने की ओर साकारत जैसा है। देखिए, अगर आप इंटरेस्ट रखते, हमारी भाषा में सुनो, अगर आप बोटनी में इंटरेस्ट रखते हैं, जूलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वह छोटा छोटा जीव से लेकर के यहाँ पर आपको ब्लू व्हेल मछली तक मिल जाएगा। छोटा जीव से लेकर के, टिड्डा से लेकर के, छोटा से लेकर के, बताइए, है ना, ब्लू व्हेल मछली तक मिल जाएगा। यानी सभी तरह का यहाँ पर जीव क्या हो जाएगा? हाँ, वह कौन सा देश है? चलिए, सब में भारत है। आगे देखिए, समझिए, आगे देखिए पर यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो वह भारत आपको जीता जागता संग्रहालय मिल जाएगा। निर्वंश विद्या संग्रहालय के लिए आर्कोलॉजिस्ट, इतिहास की पुरानी पुरानी वस्तु और तलवार देखना चाहते हैं, राजा महाराजा क्या रखते थे, शिलालेख, बहुत सारे अभिलेख, साक्ष्य, एविडेंस देखना चाहते हैं, पुस्तक देखना चाहते हैं, तो वह यहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहाँ? अशोक सम्राट का कौन कौन था, है ना, गांधी जी के और कौन कौन ऐसे जो भी महान महान आदमी था, उनका जो संग्रहालय होता है तो ये सभी रखा जाता है संभाल कर। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखे गए थे। हाँ, तो वह जितना भी राजा महाराजा का संग्रहालय मुझसे
सुरक्षित करके क्या किया जाता है, रखा जाता है। वह कौन सा देश है? हाथ में रखा जाता है। आप वहां पर अध्ययन कर सकते हैं, राजा महाराजा की घटनाओं को जान सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। उनका वस्त्र कैसा था, उनका वस्त्र शस्त्र मतलब जो युद्ध करते थे, युद्ध दरमियान क्या क्या रखते थे, तो सभी साक्ष्य एविडेंस आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो वह कौन सा देश है? भारत। चलो हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बात। आगे देखिए, यदि आप पुरातत्व के प्रेमी हैं, आप आर्कोलॉजिस्ट हैं, आप इतिहासकार हैं, और यदि आपने यहाँ रहते पुरातत्व का उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चमक या किसी प्राणी या कोई भी भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया है, तो आपको जनरल कनिंघम, अंग्रेज अधिकारी थे, जनरल कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेने चाहिए। तब भारत में बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालय अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावड़ा आतुर हो उठेगा। फावड़ा मतलब यहाँ पर देखिए, इधर सुनो, अब जब समझाएंगे तो ऊपर देखना है। यहाँ पर मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि आप आर्कोलॉजिस्ट से संबंधित, आप इतिहासकार हैं, आप पुरानी घटनाओं को जानना चाहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो भी विश्वविद्यालय में, तो आपको भारत जैसा और कोई देश नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक नाम आता बउआ, एक नाम आता जनरल कनिंघम। जनरल कनिंघम क्या है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आने की बउआ है ना, बउआ ये क्या है जनरल कनिंघम? जनरल कनिंघम क्या है? आर्कोलॉजिस्ट है। ये क्या है? आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो पुरानी वस्तुओं का वो अध्ययन करना, रिसर्च करना। यहाँ पर जमीन में खरीदेगा, क्या सोना मिल रहा है, किसी को चांदी मिल रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है, तरह तरह का पैसा निकलता है, नहीं मिलता है, इसे बोलते हैं आर्कोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? समझ गए? इतिहासकार, पुरानी वस्तुओं को खोद कर उसके बारे में जानना, उसके बारे में क्या करना, अगर इससे आप इसके प्रेमी है तो भारत जैसा आपको देश और कहीं नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो वो जनरल कनिंघम तो आगे आ जाएगा, रहने दीजिए। आगे देखो, यदि आप मन में पुराने सिक्कों को लेकर उतावला हो ले, पुराना सिक्का हमको देखना है, पहले कैसे सिक्का चलता था, जाइए तो हम क्या कर सकते हैं। जाइए, ठीक है। चलिए, हम भी देख रहे थे, कुछ समय तक नहीं बोल रहे थे। चलिए देखो समझिए, अब समझिए। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों को लेकर लगाव है, तो भारत भूमि में ईरानी, कोरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होंगे। यानी जितना भी देश यहाँ पर राज किया था, यूनान हो, रोमन हो, अंग्रेज हो, वह शक हो, जो भी यहाँ पर ईरानी हो, जो भी देश आया था, यहाँ पर अपना सिक्का छोड़ के गया है। यहाँ का सिक्का अभी भी वह उन्हें संभाल कर क्या किया गया, संग्रहालय में रखा गया है, उसे देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। समझ गया ना? तो वह देश कौन है? वह कौन सा देश है? कहाँ रखल है? तो ये महादीपुर में रखा हुआ है, पटना में म्यूजियम भारत के अंडर में है, भारत सरकार के अंडर में है। जो राज्य होगा स्टेट राज्य के अंडर में है, जिस राज्य का घटना होगा बिहार में, बिहार का भी है। चलो आगे समझिए। जब आप वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़िएगा, किसके बारे में? वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। देखिए ओकरे लगे, देखिए वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, जो वाराणसी के पास उसे वो 172 दारिश नामक सोने के सिक्का एक भरा घड़ा मिला था।
जब वह रेल का खुदाई हो रहा था, रेल का क्या हो रहा था? रेल का खुदाई बकलोल। जब रेलवे लाइन बिछ रहा था, रेलवे लाइन तू सब उलट के पलट बोलता। जब वह अंग्रेज रेलवे लाइन बिछा रहा था तो खुदाई के दरमियान वारेन हेस्टिंग्स किसको? वारेन हेस्टिंग्स जो अंग्रेज अधिकारी था उसे वह वाराणसी में, कहा? वाराणसी में 172 सोना के सिक्का मिला था। बताओ कितना सिक्का मिला था? हाँ 172 वो सोना का सिक्का मिला था। किसको मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को। और बिहार के ही कहाँ मिला था? वाराणसी और कहाँ बिहार के पास और भी तो वाराणसी मिला था। कहाँ मिला था बुआ? हाँ तो बताइए वारेन हेस्टिंग्स कौन था बुआ? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? वारेन हेस्टिंग्स कौन था? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का बोलो, भारत का गवर्नर जनरल। कितना सिक्का मिला था बुआ? 172 दारिंस नामक सोने का सिक्का। दारिंस नामक सोने का सिक्का तो कहाँ मिला था? वाराणसी के पास। वाराणसी में कहाँ मिला था? वाराणसी में। चलिए तो वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल। जहाँ वह कितना सिक्का मिला था? 172 दारिंस नामक सोने का सिक्का। कहाँ मिला था? वाराणसी। तो किसके दरमियान? जब पटरी लाइन बिछ रहा था, खुदाई चल रहा था, उसके दरमियान मिला था, है ना। अब लेकिन यहाँ पर हुआ क्या? आए देखो वारेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशन मंडल की सेवा में सोने के सिक्कों को यह समझकर भिजवा दिया कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा पोषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में से किया जाएगा। इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में यह महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन स्वर्ण मुद्राओं की यह नियमित थी कि कंपनी के निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला डाला। वारेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यह आप लोग पर निर्भर करता है कि आप ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दे। चलो अब देखो यहाँ पर हमें सीख दे रहे हैं कौन? मैक्स मूलर। अगर आपको साक्ष्य मिलता है, अच्छा से बैठेगा, साक्ष्य मिलता है, पुराना वस्तु मिलता है, एविडेंस मिलता है तो वो उसे नष्ट ना करे, उसे अच्छी से संभाल कर क्या कर दे? रख दे। अब हुआ क्या? ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। मैक्स मूलर स्वयं इससे बहुत दुखी थे। क्या करे कि जब खुदाई चल रहा था, है ना, रेलवे लाइन बिछ रहा था तो वहां पर हुआ क्या मिला? 100 सोना का सिक्का 172 था। कितना था? 172। आगे ये ईस्ट इंडिया कंपनी या इंग्लैंड भेजवा दिया। कहाँ भेजवा दिया? अब वो इसलिए भेजवा दिया कि हम अगर भेजवा देंगे तो बताओ वहां के राजा हम देखे क्या हुआ? खुश हो जाएगा। उपहार समझ कर ना उसी रखलखिन वो रखेगा। आंधी आया होगा, तूफान आया होगा, दहाड़ आया होगा, धरती पटला होगा तो फट गया होगा तो दब गया होगा, कोई नुका के रखेगा? नुका के रखेगा? आपदा आया होगा, समझ गया ना? कोई आपदा आया होगा जिसके कारण दब गया होगा। क्या हो गया? समझ गया ना? तो अब कोई रखेगा थोड़े। हाँ, बहुत सारा ऐसा चीज रखा जाता था, पहले छुपा कर रखा जाता था कि कोई भी राजा महाराजा उसको छू न सके, जान न सके कहाँ नुका के रखा है। सोना हो चांदी हो रखा जाता होगा। चलो ठीक है, आगे सुनो। फिल्म में देखता है ना, फिल्म में रहता है। चलो समझो। अब तो ये वारेन हेस्टिंग्स हुआ जो यहाँ पर मिला। अभी यह समझकर भेजवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हम वह उपहार समझेगा। क्या समझेगा? अब वो मुझे सम्मान देगा, इज्जत देगा। लेकिन वहां पर वह कुल्ले सोनमा क्या कर दिया? गला दिया। क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। क्या कर दिया? तो इससे सीख दे रहे हैं मैक्स मूलर कि अगर आपको भविष्य में आर्कोलॉजिस्ट बनते हैं, इतिहासकार बनते हैं, तब वह ऐसा काम नहीं कीजिए जो पुराने एविडेंस, पुराने वस्तुओं को उसे क्या करे?
गला दे या नष्ट कर दे, उसे सुरक्षित रखे, उसे क्या करे? हाँ, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, एक बार बोलिए हुआ। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत। और कांट क्या थे? महान दार्शनिक। और कांट क्या थे? महान दार्शनिक। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? हकर्ष क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्ष क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल। कितना सिक्का मिला था बुआ? 172 नामक सोने के सिक्के। कहाँ मिला था बुआ? वाराणसी में। लेकिन सोने के सिक्कों को क्या कर दिया गया? गला दिया गया, नष्ट हो गया। तो ऐसा कोई काम नहीं करना है। चलो आगे देखिए, देखो आगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक देवता दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को एक नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है। इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखा अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितना सही ढंग से भारत में हो सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता। आगे देखिए, नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भारत कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। तो परीक्षा में आएगा, किन कथाओं कारण भारत में नव जीवन का संचार हो चुका है? नीति कथा नॉलेज उतना नहीं है, क्या है? चलो तो वो क्वेश्चन पूछे गए, भारत के नवजीवन, क्या हुआ? नवजीवन मतलब नया जीवन का संचार किस कथाओं से हुआ? किस कथाओं से हुआ है? अरे कौन सा कथाओं से? कोई बोलता हुआ, कोई नहीं। नीति कथाओं से। कौन सी कथाओं से? अरे नॉर्मल बोलो, लेकिन सब घड़ी बोलो। एक मतलब हुआ करेगा चुप रहेगा एकदम। चलो, गर्मी तो ऐसे बोलेगा। तो भारत में किसके कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? बहुत दिन आती है। चलो, नीति कथाओं के आगे देखो। हमको डिस्टर्ब लग रहा है क्लास, क्योंकि भारत के कारण ही नीति कथा के बारे में नॉलेज नहीं है। देखिए, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध मतलब बहुत तरह का साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती जाती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसे हैं जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए, शेर की खाल में गधा, ये सभी कथा है, कहावत है, सभी क्या है? कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टलिस में मिलती है। तो क्या कहावत के पूर्व से उधार ली गई है, और इसी प्रकार हमें नेवले के चूहे से संबंध उस नीति कथा को, नीति कथा हुआ मतलब कि कहावत, क्या हो गया? बहुत सारा कहावतें मिलता है ना, बोलते हैं ना नहीं। चलो इसे हुआ जैसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते हैं तत्काल उसी ओर आकृष्ट हो गई। यह भी संस्कृत की एक कथा का सर्वास में मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची, और वहां ईसा चौथी शताब्दी में ही स्ट्रीट की कहानियों में स्थान कैसे पा गई है। इस क्षेत्रों में भी अभी बहुत काम करना होगा। आगे देखिए पैराग्राफ चिन्ह, हमें इससे भी और अधिक प्रतयुग में प्रवेश करना होगा। वहां भी भारत के पश्चिम में अनेक दंत कथाओं और आश्चर्यजनक अनुरूपताएं मिलेगी। यद्यपि अभी तक यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दंत कथाएं मतलब जो कथा पूर्व से पश्चिम की ओर, हम सब भारतीय पूर्व और पश्चिमी सिविलाइजेशन, तो पश्चिमी सभ्यता हो गया, तो पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व की को गई। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि
सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आगमन के साथ सुलभ हो चुके थे। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि हाथी, दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं ली जा सकती, सिर्फ भारत से गया था। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता कि भारत और फारस की खाड़ी और लाल सागर भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध भी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल 10वीं 11वीं सदी में, परीक्षा पूछेगा कि बताओ शाहनामा का रचना काल कब से कब माना जाता हुआ? 10वीं 11वीं सदी में, है ना। पुस्तक का नाम है शाहनामा। शाहनामा, शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं से 11वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी में, 10वीं से 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल है बुआ 10वीं से 11वीं सदी। भारत के साथ यूरोप के व्यापार संबंध बंद नहीं हुए थे। चलो, इस शाहनामा पुस्तक बताता है कि वह भारत और यूरोप के बीच व्यापार बंद नहीं हुआ था। तो ये आपका हो गया, आगे समझिए। हो जाएगा खत्म कर देंगे, खत्म डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो आगे देखो। आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश दिखाई देता है जहां केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरण का भी यहाँ जन्म हुआ है? व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकेगा। वहां आपको आर्य भाषा, द्रविड़ भाषा, मुंडा भाषा जैसे अनेक भारतवासीय जातियों का बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ साथ यूनानी, पूची, हून, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों का और विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुयोगम प्राप्त हो सकता है। मतलब यहाँ पर अगर भाषा के अध्ययन क्षेत्र करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सभी भाषाओं का यहाँ पर नॉलेज मिल जाएगा। कहाँ? भारत में। कहाँ मिल सकेगा? जहाँ पर सभी भाषाओं का यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं। कहाँ पर? भारत में। चलो आगे सुनिए। यदि आप विधि शास्त्र, विधि मतलब कानून, विधि मतलब यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम और जर्मनी के ज्ञाता विधि शास्त्रियों के इतिहास के सर्वथा भिन्न होते हुए इनके साथ समानता और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र इस विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों और समाचारिक सूत्रों को ही ले ले। ये धर्म सूत्र मानव धर्म शास्त्र जैसे परिवर्ती विधि ग्रंथों की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। अगर आप मतलब यहाँ कह रहे हैं कि मैक्सिमम आप विधि की शिक्षा यानी कानून का नॉलेज रखते हैं, आपको लगता है कि मैं कानून सीखना चाहता हूं, तो वो यहाँ पर प्राचीन कानून का नॉलेज कहाँ है? तो भारत में। कहाँ है? भारत में। चलो आगे देखो। यदि आप लोगों के अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट्य को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इसके प्रत्यक्ष दर्शन को सुयोग अन्यास ही मिल जाएगा। भारत में प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझाने की बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। अब देखो यहाँ पर आपको छोटा और अन्य देश में नहीं होता है, यहाँ पर मुख्य भी रहेगा, पंचायत समिति भी रहेंगे, वार्ड सदस्य भी रहेगा, मुखिया भी रहेगा, जिला परिषद भी रहेगा। लेकिन यहाँ पर ही खाली अमेरिका में खाली राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर विधि की अगर नॉलेज, आप कानून का नॉलेज, तो यहाँ पर गांव में ही मिल जाएगा आपको कि किस प्रकार यहाँ पर शासन प्रशासन चलता है। समझ गए ना? गांव में नहीं मिलता है, गांव में नहीं है। क्या है पंचायत समिति? यहाँ पर नहीं पता है पंचायत कौन है? मतलब वार्ड सदस्य होते हैं ना, कौन है?
वार्ड सदस्य होते हैं, प्रमुख होते हैं, है ना बुआ, जिला परिषद होते हैं, मुखिया होते हैं। हाँ, जो बिना पढ़े नौकरी वाला है, आईएएस बने। अब पढ़िएगा तो आईएएस बनिए, लेकिन नेता बुआ ऐसी प्रधानमंत्री बिना पढ़े, है ना। यहाँ पे मुख्यमंत्री 7वीं फेल बन सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई डिग्री समझ गया ना। चलो आगे देखो, आगे देखो, पैराग्राफ चेंज। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य, क्या लिखा हुआ है, अपरिहार्य के बाद यहाँ पर मिटरा हुआ है। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, है ना, छियामान, क्या सॉरी, छियामान, सब छियामान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म को भूमि है। चलो परीक्षा पूछेगा, यहाँ पर चलिए, भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की, ब्राह्मण या वैदिक धर्म। चलो, भारत किसकी भूमि है बउआ, है ना। हाँ, भारत किसकी भूमि है? भारत, हाँ, है ना। ये सबके दबदबा था पहले, भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण यार वैदिक धर्म का। ब्राह्मण यार कैसे कर रहा है? ब्राह्मण यार वैदिक धर्म का। आगे सुनो, बौद्ध धर्म का यह जन्मभूमि है, फारसियों का, जरथुस्ट्री धर्म का, शरणार्थी आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट व विकसित होते रहते हैं। पैराग्राफ चेंज। भारत में आप अपने आप को सर्वत्र अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकते हैं। आप आज समझने की कोशिश करो, ऐसे खाली पढ़ रहे हैं तो सब समझने की कोशिश, जो हम लैंग्वेज पढ़ने, सुनो, ध्यान से सोचो। इसे पैराग्राफ चेंज देखिए, भारत में आप अपने आपको सर्वत्र मतलब सभी जगह अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा पाएंगे, मतलब सभी तरह का नॉलेज आपको भारत में मिल जाएगा। वहां आपको ऐसे सुअवसर भी मिलेंगे जो किसी पुरातन विश्व में ही सुलभ हो सकता है। आप आज की किसी भी ज्वलंत समस्याओं को ले लीजिए, वह समस्या चाहे लोकप्रिय शिक्षा से हो, संबंध हो या उच्च शिक्षा से हो, चाहे संसद की में प्रतिनिधित्व की बात हो अथवा कानून बनाने की बात हो, चाहे प्रवास संबंधी कानून हो या अथवा अन्य कोई कानून मसला हो, सीखने या सिखाने योग्य कोई बात क्यों न हो, भारत के रूप में आपको ऐसे प्रयोगशाला मिलेगा जैसे विश्व में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिल सकता। भारत को प्रयोगशाला बता रहे हैं कौन? अगर किसी चीज को आपको स्टडी करना, कोई भी क्षेत्र में स्टडी करना है, तो भारत जैसा प्रयोगशाला अन्यत्र देश नहीं मिल सकता है। कौन बोल रहे हैं? मैक्सवेल। आगे देखो बुआ, संस्कृत भाषा के द्वारा आपको चिंतन की ऐसी गंभीर धारा में आवाहन का अवसर मिलेगा जो अभी तक आपके लिए अज्ञात थी। यहाँ आपको मानव हृदय की गहनतम सहानुभूति और सदस्यता को जानने जगाने वाला पाठ भी प्रचुर परिणाम में पढ़ने को मिल सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। मानव मस्तिष्क के इतिहास के उस अध्ययन में, या यही कहे कि हमारे अपने स्वरूप के अध्ययन में, अपने सच्चे आत्मरूप की पहचान में भारत का स्थान किसी भी देश के बाद दूसरे नंबर नहीं रखा जा सकता। ये फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट है भारत। मानव मस्तिष्क के चाहे किसी भी क्षेत्र को आप अपने विशिष्ट अध्ययन के विषय क्यों ना बना ले, चाहे वह भाषा के क्षेत्र में हो या धर्म के क्षेत्र में, दैविक विज्ञान का क्षेत्र में हो या दर्शन के क्षेत्र में हो या कानून या विधि शास्त्र या कानून के क्षेत्र में हो या रीति रिवाजों के क्षेत्र में या परंपराओं के क्षेत्र में या प्राचीन कला या शिल्प कोई वस्तुओं के क्षेत्र में हो या पुरातन विज्ञान के क्षेत्र में हो, इनमें प्रत्येक क्षेत्र में विचरण करने के लिए भले ही आप चाहे या ना चाहे आपको भारत का शरण लेनी पड़ेगी। तो सभी क्षेत्रों के लिए एक उदाहरण कौन है? जिसकी भी आपको अध्ययन करना तो भारत के सिवा और कोई भी देश नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास से संबंध अत्यंत बहुमूल्य और अत्यंत उपदेश परमाणविक सामग्री का एक बहुत बड़ा भाग भारत या केवल भारत ही सिंचित है। यहाँ पर ही सब कुछ आपको दर्शन मिल सकता है।
शिक्षित मतलब स्थित है, मिल सकता है, आसानी से उपलब्ध हो सकता है। महान कहाँ है? अब नहीं है, पहले था। देखिए पैराग्राफ चेंज। यदि आप भारत के इतिहास के किसी एक अध्याय का सम्यक अध्ययन, सम्यक मतलब सम्यक क्या, पहले तो कुछ ब्राह्मण के दबदबा कार्य नहीं करे तो पहले कैसे अच्छा निम्न जब भी जाता अरे हिस्ट्री का तो पहले, इससे पहले, किससे पहले? डायरेक्ट ऐसे मेमोरी हम सबको सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है। महात्मा बुद्ध के समय, उस समय होता होगा भारत। हाँ तो 3000 वर्ष पहले 3000 बहुत ज्यादा हुआ। महात्मा बुद्ध के तो 1500 हाँ, इनकर कम, उससे भी पहले होता होगा। चलो आगे देखो। यदि आप भारत के इतिहास के किसी भी अध्याय का एक सम्यक अध्ययन, व्याख्यान, विवेचना कर ले तो आप पाएंगे हम हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले इतिहासों के सब अध्याय मिलाकर एक क्षण के लिए भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज। मैं अभी आज के भारतीय साहित्य की चर्चा करना नहीं चाहूंगा, किंतु भारत की उस अत्यधिक प्राचीन भाषा की चर्चा करूंगा जिसका नाम संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा बउआ? संस्कृत। अब आप पूछेंगे कि संस्कृत में ऐसी क्या बात है जिसके कारण हम उस पर इतना ध्यान दें तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से संस्कृत शक्ति क्या है, सर्वात क्या है, इसमें मिटा हुआ है ना बुआ, सर्वाती साई क्यों हो। चलो यहाँ पर आपका हो चुका है खत्म, है ना। अब दिन बहुत जल्द हो जाएगा, एक बार चलो फिर से पढ़ते हैं। ये वाला बुक वाला पढ़िए। चलो इधर। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? धीरे धीरे बोलिए, नॉर्मल। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक। प्लेटो और कांट क्या थे? महान दार्शनिक। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गाँव में। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गाँव में। हकर्ष क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक। हकर्ष क्या थे? वॉरेन हेस्टिंग्स क्या थे बुआ? भारत का गवर्नर जनरल। जहाँ पर क्या उसे मिला था बुआ? 172 दानिश नामक सोने का सिक्का। कहाँ मिला था? वाराणसी में। भारत में नव जागरण का संचार किसके द्वारा हुआ है? नीति कथाओं के द्वारा। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल क्या है? 10वीं 11वीं सदी। शाहनामा का रचना काल किसका है? 10वें। भारत किसकी भूमि है? ब्राह्मण और वैदिक धर्म का। चलो इधर देखिए। संस्कृत की सबसे पहली विशेषता यह कि प्राचीनता, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रीक भाषा से भी संस्कृत का काल पुराना है। जिस रूप में आज हम तक पहुंची उसमें भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित थे। ग्रीक और लैटिन भाषाएं लोगों की सदियों से क्या है, क्या लिखा हुआ क्या हुआ, चल रहे दो। और निसंदेह यह भी अनुभव किया जाता है कि इन दोनों भाषाओं में कुछ न कुछ साम्य अवश्य मिला जुला हुआ है, किंतु समस्या यह था कि इन दोनों भाषाओं में विद्यमान समता को व्यक्त कैसे किया जाए। कभी ऐसा होता है कि किसी भी ग्रीक शब्द की निर्माण प्रक्रिया में लैटिन की कुंजी मान लिया जाता है और कभी किसी लैटिन शब्द के रहस्यों को खोलने के लिए ग्रीक का सहारा लेना पड़ता है। पहले ग्रीक आया कि लैटिन आया पता नहीं चलता है। उसके बाद जब गौथिक एवं एंग्लो सैक्सन के ट्यूटोनिक भाषाओं, पुरानी केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं, स्लाव जाति होता था जो भाषा बोलता था, स्लाव भाषाओं का भी अध्ययन किया जाने लगा तो इन भाषाओं में किसी न किसी प्रकार का पारिवारिक संबंध स्वीकार करना ही पड़ा। किंतु इन भाषाओं में इतनी अत्यधिक
समानता कैसे आ गई और समानताओं के साथ ही साथ इतना अधिक अंतर भी इनमें कैसे पड़ गया, यह रहस्य बन ही रहा। और इसी कारण ऐसे अनेक अहेतुकवाद उठ खड़े हुए जो भाषा विज्ञान के मूल सिद्धांत ने सर्वथा विपरीत थे। किंतु ज्यों ही इन भाषाओं के बीच में संस्कृत या बैठी कि तत्काल लोगों को एक सही प्रकाश और गर्मी का एहसास होने लगा और इसी से भाषाओं का पारस्परिक संबंध भी स्पष्ट हो गया। यानी सभी भाषाओं में सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है और वह सबसे बेहतर भी कौन सी भाषा था, संस्कृत भाषा है। निश्चित से संस्कृत इन सब भाषाओं का अग्रज है, अग्रज मतलब बड़ा है, लैटिन हो या ग्रीक हो, इन सभी भाषाओं से भी सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सा है, संस्कृत भाषा है। अग्रज मतलब बड़ा, अग्रजा। उससे हमें ऐसी बहुत सी बातें ज्ञात हो सकी जो इस परिवार के किसी अन्य भाषाओं के सर्वथा भूल दी गई है। यदि आ के लिए संस्कृत की अग्नि, यदि या के लिए संस्कृत का अग्नि और लैटिन में इग्निस एक ही शब्द मिल जाता तो निर्भांत रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते कि एक दूसरे के अविभक्त कार्यों आर्य लोग होता था, आर्यों को अग्नि को का ज्ञान क्या हो चुका होगा। साथ ही लिथावनियन, उगनिस और स्कोटिक भाषा के इंग्लिश शब्द यह दर्शाते हैं कि स्लाव और ट्यूटानिक भाषाओं भी इस शब्दों से परिचित थी, भले ही वह कालांतर में अग्नि के लिए वह दूसरे शब्द का क्यों न गढ़ लिए गए हो। चलो यहाँ पर पीछे हम एगो पूछेगा, वह आग को संस्कृत में क्या कहते हैं, अग्नि। लैटिन में क्या कहते हैं, इग्निस। क्या कहते हैं, हाँ, आग को कहते हैं। किसको कहते हैं, वो आग को। आगे समझिए, आगे पैराग्राफ चेंज। दूसरी वस्तुओं के समान शब्द भी मिट जाए और यह बात बता पाना सरल नहीं है कि कोई शब्द किसी भी विभाग में क्यों और कैसे पनपता रहता है जबकि दूसरे क्षेत्रों में वही शब्द मुरझाकर सर्वथा लोप हो जाता है। पैराग्राफ चेंज। कल्पना कीजिए कि यदि हम यह जानना चाहे कि आर्य लोग अनेक शाखाओं में विभक्त होने से पूर्व चूहे के बारे में क्या जानते होंगे, चूहे को किस नाम से पुकारते होंगे, नहीं तो हमें आर्य भाषाओं के शब्दकोश देखने होंगे। वहां हम पाएंगे संस्कृत में इसे मूस कहते थे। क्या कहते थे, ग्रीक में इसे मूस कहते थे, लैटिन में इसे मूस कहते थे, पुरानी स्लानबोनिक भाषा माइस कहते थे। परीक्षा पूछेगा वह चूहे को पुराने स्लानबोनिक भाषा में क्या कहते हैं, माइस, है ना। कौन सी भाषा में, पुरानी स्लानबोनिक भाषा में। कौन सी भाषा में, स्लानबोनिक भाषा में चूहा को क्या कहते हैं बउआ, माइस कहते हैं। चूहा को क्या कहते हैं, ये परीक्षा पूछेगा, क्या कहते हैं बउआ, माइस, है ना। पुराने स्लानबोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं, माइस। चलो, पुराने उच्च जर्मन में मूस कहते हैं, जर्मन भाषा मूस कहते हैं। इससे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस प्राचीन युग में जिसकी काल गणना हम अपनी भारत की तिथि क्रम के आधार पर ही कर सकते थे, चूहा ज्ञात था कि उस समय मूस नाम से भी रख दिया गया था ताकि किसी अन्य कीट पतंग के साथ इनकी पहचान में कोई दिक्कत घपला ना हो पाए। इस प्रकार पुराने पत्थरों या कांच के टुकड़े को जोड़ जोड़कर बनाए गए पिचकारी के आगे देखो, चित्र की भांति आर्यों के विभाजन से पूर्व की सभ्यता व सांस्कृतिक अवस्थाओं के कुछ कामावशेष की परिपूर्ण चित्र बनाया जा सकता है और बनाया जा चुका है। इतना ही क्यों भारत व यूनान, इटली और जर्मनी के बिखरे पड़े अवशेषों के आधार पर आर्यों की जिस मूल भाषा का ढांचा खड़ा किया गया वह भी उन लोगों का अत्यंत दीर्घकालीन चिंतन प्रक्रिया की उपलब्धि थी। चलो यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर पढ़ दिए अपना, वह यहाँ पर देखिए, भाषा तो विकास हुआ, सभी भाषाओं का विकास हुआ, लेकिन सभी भाषाओं में सबसे अग्रज मतलब बड़ा जो बताया गया है कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का जन्मदाता कौन है, भारत ही है। कौन सा देश है, भारत है। जन्मदाता कौन है, आगे देखो, अब आप अंदाजा लगाइए कि संस्कृत, ग्रीक और लैटिन इन तीनों भाषाओं में एक समान मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने के लिए हमें कितना पीछे हटना होगा। इस प्रकार हम उस सम्मिलन स्थल पर पहुंच जाएंगे जहां हिंदू, ग्रीक, यूनानी आदि शक्तियां, जातियां एक दूसरे की पृथक हुई थी, अलग अलग हुआ था, और यह भी एक सुदूर अतीत में भी वह हमारी आदि
आर्य भाषा एक ऐसी चट्टान के रूप में दिखाई देता जो चिंतन परंपरा के प्रभाव को उतार चढ़ाव से घिस मच कर चिकनी और स्पष्ट हो चुका है। हमें उस भारत की प्राकृतिक और प्रत्यय के योग से बनी हुई असीम क्रिक इसमें ऐसी औगी क्रियाएं मिलती है। मैं हूं जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए भला किन्हीं दूसरी भाषाओं में असीम जैसे शुद्ध और उपयुक्त शब्द कहाँ मिल पाएगा। उन भाषाओं में खड़ा होता हूँ, ठहरता हूँ, मैं जीता हूँ, उगता हूँ, उत्पन्न होता हूँ और मैं बदलता हूँ जैसी क्रियाएं भले ही मिल जाए, किंतु अस्मि मैं हूँ यह क्रिया तो केवल आर्य भाषाओं में ही उपलब्ध हो सकता है। यानी बउआ जो संस्कृत भाषा का जो विकास किया था आर्य लोग किया था। कौन सा लोग किया था? आर्य लोगों ने ही किया था। चलो यहाँ पर समझिए आगे, यहाँ पर देखिए है ना। मैं इसे ही वास्तविक अर्थों में इतिहास मानता हूँ और यह भी ऐसा इतिहास है जो राज्यों के दुराचारों और अनेक जातियों की क्रूरताओं की अपेक्षा कहीं अधिक ज्ञातव्य और पठनीय है। एक भाषा बोलना एक माँ के दूध पीने से भी बढ़कर एकात्मक और परिचायक है और भारत की पुरातन भाषा संस्कृत सारभूत रूप से वही है जो ग्रीक, लैटिन एवं एंग्लो सैक्सन भाषाएं हैं। यह एक ऐसा पाठ है जिसे हम भारतीय भाषा और साहित्य के अध्ययन के बिना कभी न पढ़ पाते और भारत यदि हमें इस एक ही पाठ के सिवा और कुछ भी न पढ़ा पाता तो फिर हम इससे भी इतना कुछ सीख जाते जितना दूसरी कोई भाषा कभी नहीं सिखा पाती। और अगर संस्कृत भाषा और उसका साहित्य याद रहे, यह साहित्य 3000 से भी अधिक लंबे काल तक फैला हुआ था और यूनान व रोमन के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। चलो तो यूनान और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा? यूनान और रोम भाषाओं से कई अधिक विशाल कौन सी भाषा है? कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा। यूनान और रोम के साहित्य से भी विशाल कौन सी भाषा बउआ? संस्कृत भाषा। आगे देखिए, मुझे उस एक दिन भी याद है जब इतनी गर्मी थी, तो कहानी बता रहे हैं कि किसी काम के मन में ही नहीं लग रहा था। तभी एक शांत कक्षा में हमारे एक मास्टर डॉक्टर किली जी आए ने बताया कि भारत में एक ऐसी भाषा बोली जाती है जो ग्रीक और लैटिन से भी जर्मन और रूसी के भी सर्वथा समान था। यह सुनकर पहले तो हमें लोगों ने सोचा कि मास्टर साहब शायद आज हल्के फुल्के मूड में हैं और कुछ मजाकिया बातें कर रहे हैं, किंतु मास्टर साहब ने तो तत्काल संस्कृत, ग्रीक और लैटिन का संख्यावाचक शब्द सर्वनाम और समान धातु रूप श्यामपट्ट पर लिख दिए। श्यामपट्ट मतलब बोर्ड पर लिख दिए। वह अब तो हमारे सामने ऐसे तथ्य उपस्थित थे जिनके आगे नतमस्तक होना ही पड़ा। कौन सी भाषा के सामने? आगे देखो, भारत के बारे में एक प्रकार के सुनिश्चित ज्ञान को मैं अपने व्यापक तथा इतिहास के ज्ञान के लिए आवश्यक मानता हूँ। भारत के साथ हमारे परिचय के फलस्वरूप आज यूरोपवासियों की धारणाएं बदल चुकी है और बहुत विस्तृत हो गया है। अब हम भारत जानने लगे हैं जैसे पहले समझा जाता था। वास्तव में हम उससे कुछ भिन्न है। कल्पना कीजिए कि किसी छोटी छोटी प्रलय या भौगोलिक उथल पुथल के कारण कभी अमेरिका के लोग अपने आपके अंग्रेजी मूल के सर्वथा मूल भूल जाए और तब 2-3 हजार वर्ष बाद उन्हें अकस्मात मालूम हो जाए कि 17वीं सदी में ऐसी ही अंग्रेजी भाषा और उसका साहित्य विद्यमान था, तो आश्चर्य विभूत होंगे न होंगे। संस्कृत एक खोज से हमारे लिए आज ठीक वैसे ही स्थिति उत्पन्न हो गया है। वह जो प्राचीन था, सबसे पुराना था, जाने माने भाषा था, लेकिन आज हम सभी भूल जा रहे हैं। वह इसके कारण हमारी ऐतिहासिक वह करते रहना सब स्कूल में खाली सिखाता, उससे कुछ होना जानी नहीं है। वो इधर समझिए, लिटरेचर समझिए, लिटरेचर सब स्कूल में होता है। हुआ है ये सब मदारी वह सब तो आगे देखो। चलो पेट दर्द कर रहा देखो आगे।
चेतना में एक नया अध्याय जुड़ गया है और हमारे भूले बिसरे बचपन में ही मधुर स्मृतियां फिर से साकार हो उठा है। शांति रहिए। संस्कृत तथा दूसरी आर्य भाषाओं के अध्ययन ने हमारे लिए बस इतना ही किया हो सो बात ही नहीं, इससे मानव जाति के बारे में हमारे विचार व्यापक और उदार ही नहीं बने हैं तथा लाखों करोड़ों अजनबियों तथा बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने ही परिवार के सदस्य की भांति गले लगना ही नहीं सीखे, अपितु इसने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक ऐसे वास्तविक रूप में प्रकट कर दिखाया जो पहले ही नहीं हो पाया था। भाषा विज्ञान के द्वारा हमने अब तक जो निष्कर्ष निकाले वे संस्कृत की सहायता के बिना कदापि नहीं प्राप्त किया जा सकता था। यानी सभी भाषाओं का जननी कौन है? संस्कृत है। आज हमारा इतिहास का यह अध्ययन प्रयत्न मानव को अपने पूर्व को अपने वास्तविक पूर्व के पहचानिए, इससे फ्रेंच युक्ति को क्रियान्वित कर सकने योग बनाता है। इस प्रकार मनुष्य इस विश्व में अपना वास्तविक स्थान निश्चित कर पाता है और यह जान लेता है कि उसने अपनी जीवन यात्रा कहां से आरंभ की थी और उसे कौन सा मार्ग अपनाना है और कहां पर पहुंचना है। हम सब पूर्व से आए हैं। हमारे जीवन में जो कुछ अत्यधिक मूल्यवान है वह हमें पूर्व में से ही मिला है और पूर्व को पहचान लेने से एक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इतिहास का वास्तविक शिक्षा का कुछ लाभ उठाया है, भले वह प्रचय विद्या विशारद न भी हो, तो यह अनुभव अवश्य होगा कि नानाविध स्मृतियों से भरे अपने पुराने घर की ओर जा रहा है। नाना मतलब क्या हुआ? नाना नहीं, नाना मतलब विभिन्न प्रकार का। नाना मतलब विभिन्न प्रकार का। नाना प्रकार के खाना है, इन्हें विभिन्न प्रकार के खाना है। तो नाना मैंने नन्ना नहीं समझना है, नाना मतलब विभिन्न प्रकार। चलो हाँ, देखिए अगले वर्ष जब आप लोग भारत के तट पर पहुंचेंगे तो बजाय इसके कि आप दिल ठाने लगे, मैं चाहता हूं कि आप में प्रत्येक को ठीक वैसा ही अनुभव हो सके जैसा कि आज 100 वर्ष पहले सर विलियम जोन्स को उस समय आया होगा जब उन्होंने इंग्लैंड से आरंभ की थी इसमें अपनी लंबी समुद्र यात्रा की समाप्ति के क्षितिज पर प्रकट होते हुए भारत के तट पर दर्शन किया था। कौन? सर विलियम जोन्स। सुनिए उन्हीं के शब्दों में सर विलियम जोन्स ने क्या बोले थे। देखो, जिस भारत यात्रा की ललक मेरे मन में उठ रही थी पिछले 1783 में अगस्त में, उस दिन के लिए मैं समुद्र यात्रा कर रहा था। एक दिन संध्या शाम के वक्त समय दिन भर देखे गए दृश्यों की जांच पड़ताल करते हुए मैंने पाया कि भारत अब ठीक हमारे सामने था। जब मैं अनुभव कर रहा था फारस और ईरान हमारे बाईं ओर तथा अरब सागर से आती हुई ठंडी हवाएं हमारे जहाज के पिछले भागों से टकरा रही है। एशिया और सुविस्तीर्ण क्षेत्रों में चारों ओर से घिरी ऐसी श्रेष्ठ रंगभूमि के मध्य अपने आप को पाकर मुझे जिस आनंद का अनुभव हुआ वह वस्तुतः अनिवार्य है। एशिया की यह भूमि नानाविध ज्ञान विज्ञान और धात्री आनंददायक ललित तथा उपयोगी कलाओं की जननी, एक से बढ़कर शानदार क्रियाकलापों दृश्य भूमि मानव प्रतिभा तो उत्पादन के लिए अत्यंत उर्वर क्षेत्र है। धर्म राज सरकार कानून या विधि संहिता रीति रिवाज परंपराओं भाषा लोगों के रंग रूप और आकार प्रकार आदि की दृष्टि से अपनी अत्यधिक विविधता कारण सदा से सर्वथा सम्मान की दृष्टि से देखी जा सकती है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकूंगा कि कितना अधिक विशाल और महत्वपूर्ण क्षेत्र अभी तक अनदेखा ही रह गया है। कितने बड़े व ठोस लाभ अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सके। भारत को सर विलियम जोन्स जैसे अभी न जाने कितने स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो स्वप्नदर्शी किसे कहा गया है? सर विलियम जोन्स को। बताओ स्वप्नदर्शी किसे कहा गया है? जब आपने अपने जहाज के ठेके पर अकेले खड़े 37 वर्ष के सर विलियम जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है तो उनके पीछे इंग्लैंड में वह सुमधुर स्मृतियां तथा उनके सामने भारत की आशा जगमगा रही थी।
उन्हें ईरान तथा उसके प्राचीन सम्राट मानो प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित लग रहा था। अरब सागर की शीतल मंद समीर मतलब हवा के झोंके उन्हें झुला रहे थे। ऐसे स्वप्नदर्शी ही यह समझ सकते हैं कि अपने स्वप्नों को साकार और अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता के परिणत कैसे किया जा सकता है। समझ गए ना। देखो, और जो बात या स्थिति आज 100 वर्ष पहले थी आज वैसे ही है, या यूं कहे कि आज भी वैसे ही हो सकती है। यदि आप लोग चाहें तो भारत के बारे में वैसे ही सुनहरे सपने देख सकते हैं और भारत पहुंचने के बाद एक से बढ़कर एक शानदार काम कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखें कि यद्यपि सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता पहुंचने के बाद से अब तक प्राच्य देशों में इतिहास और साहित्य के क्षेत्र में एक से बढ़कर एक शानदार बड़ी बड़ी अनेक विजय प्राप्त की है, तथापि किसी भी एक नए सिकंदर को यह सोचकर निराश नहीं होना चाहिए। नए सिकंदर यूज हुआ है हम सभी के लिए कि गंगा और सिंधु के पुराने मैदानों में अब उसके लिए विजय करने को कुछ और शेष नहीं रह गया है। इस प्रकार आपका चैप्टर क्या हो गया बुआ? दैन हो गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन किस लेवल का? पहला क्वेश्चन क्या है? समस्त भूमंडल में सर्वित संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य, देखो बुक देखो, क्वेश्चन देखो, परिपूर्ण देश कौन है? लेखक ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर वह कोई भी क्षेत्र में आगे है। किसी क्षेत्र में वो अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो भारत के सिवा और कोई देश नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं, क्योंकि सच्चे संस्कृति आपको क्लाइमेट से रूबरू होना चाहते हैं तो वो अब गांव के अलावा और कोई नहीं है। बड़ा बड़ा शहर नहीं हो सकता है। तो तीसरा क्या है? भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय हो गया है? वो हम सभी के लिए। हम सभी नहीं जान पा रहे हैं भारत के बारे में, लेकिन भारत में सब कुछ बुआ, सब कुछ है, सिर्फ हमें जानने की कमी, मतलब चाह नहीं रहे, जिसके कारण भारत पीछे होते जा रहा है। तो भारत एक ऐसा क्षेत्र है बुआ जहां पर किसी भी प्रकार का कमी नहीं है। देखो अगला चौथा क्वेश्चन, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत को प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया? तो किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, कानून के क्षेत्र में हो, सभी के क्षेत्र में हुआ देश कौन सा चुना है? भारत चुना है। अगला क्वेश्चन पांचवा क्या है? लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला किया होता है? तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ, उन्हें मिला 172 धनुष सोने को मिला, लेकिन वो ईस्ट इंडिया भेजवा, ईस्ट इंडिया के द्वारा वहां भेजवा दिया, इंग्लैंड भेजवा दिया, जिसके कारण वो उसे क्या कर दिया? गला दिया, जिसके कारण भारत का जो इतिहास था क्या हो गया? नष्ट हो गया। यही दुर्भाग्यपूर्ण बताते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो नीति कथाओं मतलब बोल चाल, यही हुआ ना। अरे कहावत, नीति कथा मतलब क्या हुआ? कहावत से भी बहुत सारी बातों को शेयर किया जाता है ना, नहीं किया जाता है? कहावतें में जैसे नहीं हो जाता है, कहावत जैसे कह देंगे, बाबत पुत परापत घोड़ा कुछ में न कुछ थोड़ा में थोड़ा, बता समझ जाता है इसका मतलब क्या समझे? हाँ, जैसन बाप वैसन तो नहीं कहता है। बापत पुत परापत घोड़ा कुछ में न कुछ थोड़ा में थोड़ा, मतलब पापे पर गेले है, पापे ला गुनमा है, गम है, मम्मी ला गुनमा है। समझ गया ना? ये सभी कहावत हुआ, मतलब पूते पुत से चलते आ रहा है, पूर्वजे से चलते आ रहा है। चलो, पूते मतलब पूते नहीं समझ रहा है? क्या हुआ? निशा रहा है तुम्हारा, क्या हुआ? नहीं सुतता है दिन के सुता था यार, तो सुतवे क्या आता था, कितना सुतेगा? अरे देखो, इस प्रकार आपका क्या है क्वेश्चन है। चलो तीसरा लेसन, चौथा लेसन क्या है बुआ?
नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून तो कल पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते। चलो एक बार फिर से हम सभी याद करते हैं, एक बार बोलते हैं फास्ट में। वो समझ है ना, रह दीजिए है ना, ऐसे ही पढ़ाएंगे।